हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा आप सभी लोगों को पता है कि जेईई एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं और आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, एक अच्छी परसेंटाइल लाना चाहते हो, तो बेटा जो हाई वेटेज के टॉपिक है उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उनमें से एक टॉपिक हम भी लेके आए हैं जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर उसको हम याद कैसे करें। तो देखो बेटा उसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं, आइए सीखते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस को कैसे स्कोर करते हो। चलिए पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि भी पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट किसने किया था, तो उनके बारे में हमें जानना है। नंबर एक, लेवाइसर। एक लेवाइसर साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया था। इस तरीके से बेटा उसको याद रखना है। लेवाइसर साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने किसके बारे में बताया था? मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल क्या होते हैं आपको पता ही है बेटा, मेटल क्या होते हैं? जो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो लिक्विड गैस की फॉर्म में होते हैं। एक इनकी थर्ड फॉर्म भी होती है मेटलॉइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद इनका जब मेटलॉइड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ड्रॉबैक बन गया मेटलॉइड्स। अब उसके बाद आया प्रोट्स, हाइपोथेसिस। इसने किसके बेस पे एलिमेंट्स को खोजा? इसने अरेंज किया एटॉमिक मास विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट को अरेंज करना है तो मास की टर्म में अरेंज कीजिए और उसमें हाइड्रोजन के मास से इंक्लूड मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको ये अरेंज नहीं कर पाया, जैसे कि क्लोरीन, वो इसके लिए ड्रॉबैक बना। फिर उसके बाद आया डोबे राइनर ट्रेड रूल। ट्रेड रूल, उसने ट्रेड रूल बनाया। ट्रेड रूल मतलब ए बी सी, मतलब उसने भी एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था, लेकिन इसने बोला कि तीन एलिमेंट लो ए बी सी और कहेगा कि वन और थर्ड का जो एवरेज है वो सेकंड वाले के बराबर आना चाहिए। अगर सेकंड वाले के बराबर आ रहा है तो फिर अगले दो एलिमेंट का लीजिए, फिर ऐसे लेकर के करके आप पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके रूल फेल हुआ जब तुम्हारा एफ ब्लॉक आया और नोबल गैस आया और आइसोटोप्स आए, ये भी फेल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। बेटा इनके एग्जांपल देख लेना, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था। एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा देख लेना। जब आप इसको वन शॉट रिवाइज कर लोगे उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ने क्या किया था बेटा? इसने भी एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था। इसने न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ने एक 7 एलिमेंट का पीरियड बनाया, 7 एलिमेंट, और ये बोला कि जो 8वां एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। जैसे लिथियम से आपने फ्लोरीन गैस तक बनाया और फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो सोडियम आएगा। लेकिन उस टाइम नोबल गैस नहीं थी तो इसने अरेंज कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद जैसी नोबल गैस आई तो भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इनका जो ट्रेड रूल था वो भी फेल हो गया, ठीक है। तो बेटा ये 7 एलिमेंट को अरेंज करता है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहेगा 8th वाला जो एलिमेंट आएगा वो इसके नीचे आएगा, जैसे लिथियम के नीचे सोडियम, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिएगा। लोथर मेयर कर्व, इसने कर्व बनाया, इसने भी बेटा एटॉमिक मास। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट ने किसके बेस पर अरेंज किया, तो देखो सबको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, मास 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 मास। अभी लोथर मेयर कर्व, इसने कर्व बनाया, कुछ ऐसे करके कर्व बनाया और बोला कि एलिमेंट को अरेंज करो। तो इसने बोला कि जो आपके पीक पे होंगे, ऊपर वाली पोजीशन पे, इस पे आपके एल्कली मेटल मिलेंगे, और क्या कह रहा है, डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन मिलेंगे? हैलोजन मिलेंगे। तो इस तरीके से इसने एलिमेंट को भी मास के बेस पे ग्राफ में अरेंज करके दिखाया। तो ग्राफ एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने भी एटॉमिक मास के बेस पे ही एलिमेंट को अरेंज किया, और ये भी जाके फेल हो गया जब आइसोटोप्स की बारी आई। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट आएगा तो उसके लिए गैप छोड़ दिया, उसका नाम ईका रख के उसका नाम बोल देंगे, जिसके वो ग्रुप में होगा उसको हम ईका करके डिनोट कर देंगे। लेकिन ये भी भाई कहीं ना कहीं जाके फेल हो गए, क्योंकि सब एक ही रट लगाते आ रहे थे, मास 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 मास। तो बाद में सब ने देखा कि मास की प्रॉपर्टी फेल हो रही है, तो अब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मोजले, और इन्होंने सच में ही मोजले की जो पीरियोडिक टेबल थी इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और भाई साहब इन्होंने किसके बेस पर अरेंज करी? एटॉमिक नंबर। जैसे ही एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया, सारी दुविधाएं परेशानी सब खत्म हो गई। और इन्होंने एक इक्वेशन भी बनाई थी, अंडर रूट न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, न्यू फ्रीक्वेंसी। इन्होंने क्या करा, एटम के ऊपर कुछ एक्स रेज डाली और उसके साथ देखा कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टी भी देखने को मिल रही थी। तो उसके बेस पे इन्होंने अरेंज किया और सबको अरेंज करके एलिमेंट को, पूरी पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिया, तैयार कर दिया। इसने बोला कि टोटल इतने 18 ग्रुप होंगे, 7 पीरियड होंगे, इतने मेटल होंगे, इतने नॉन मेटल होंगे, इतने मेटलॉइड्स होंगे। इन्होंने सारी चीजों को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो उस चीज को देख लीजिएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप। अगर हमें ग्रुप निकालना है, अगर सपोज करो एस ब्लॉक का निकालना, तो एस ब्लॉक में क्या करना है, जितने भी लास्ट में एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं इसको हटा देता हूं, एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके सामने लिया मैंने ये एस, इसके लिए निकालना है मुझे एस के लिए, जैसे मैंने सोडियम लिया है ना, तो इसका आपको ग्रुप नंबर निकाला कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। सोडियम क्या हो गया बेटा 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 और यहां पे आएगा बेटा 2p6 3s1 आगे बेटा। तो इसने कहा कि s नंबर ऑफ, अभी बोलेगा कौन से ग्रुप नंबर का है, देखो बेटा अब s में पूछा, s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर क्या आएगा बोलो बेटा, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो हम क्या बोलेंगे बेटा ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, और तुम्हें पता है बेटा एल्कली मेटल बोलते हैं इनको, बोलते नहीं बोलते, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऐसे एग्जांपल नंबर 2 ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, कॉन्फ़िगरेशन निकालो बेटा 1s2 2s2 2p2, और इसने क्या बोला कि अगर तुम्हें इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर फाइंड करना है कि कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसने बोला कि उसमें 12 के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ दो p के, तो बेटा p के अंदर क्या करना 12 प्लस p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो बेटा 14th ग्रुप का है। किसका बेटा 14th ग्रुप का, बहुत ही आसान है। और आपसे कह रहा है कि डी ब्लॉक का, जैसे मुझे आपको निकाला जिंक, जेडन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, देखो जेडन का एटॉमिक नंबर होता है 30। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ब्ला 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 ब्ला, मुझे लास्ट वाला मतलब है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो बेटा आर्गन के बाद कितना आएगा बेटा, आर्गन 18 हो गया, अब ये 30 है, 30 में करो 3d10 4s2, ये आ गया बेटा। तो इसने बोला था कि जो लास्ट सेल है और लास्ट सेल के s और d दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, तो बेटा इसमें देखो अगर d का निकालोगे तो कितना आएगा 10 + 2, दोनों के जोड़ोगे बेटा d ब्लॉक के लिए तो कितना आएगा 12th, बेटा ये 12th ग्रुप का एलिमेंट है। तो जिंक कौन से ग्रुप का है 12th का, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। f को उसने पहले ही बोल दिया कि f ऑलवेज किस में रहेगा, ग्रुप 3 में रहेगा, और ग्रुप 3 में हमेशा लेंथेनॉइड और एक्टोनेट आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद कहता है कि नोमेनक्लेचर, अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो बेटा 0 को नील बोलेंगे, 1 को अन बोलेंगे, 2 को बाई बोलेंगे, 3 को ट्राई बोलेंगे, 4 को क्वाड बोलेंगे, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नैन। अब इन बेटा आप देखो इनमें, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 10T, इसका नोमेनक्लेचर करके बताइए कैसे करोगे। तो कैसे करेंगे बेटा, एक को क्या बोलेंगे अन, तो UN जोड़ दो, उसके बाद 0 को क्या बोलेंगे प्लस नील, ऐसे +3, तीसरे सेकंड को क्या बोलेंगे बाई, बेटा इन तीनों को जोड़ दो, आंसर हो गया। एक ये तरीका भी होता है, दूसरा इसका शॉर्टकट तरीका भी बताता है बेटा, और इसमें सफिक्स जोड़ते हैं IUM, प्लस लास्ट में जोड़ते हैं बेटा IUM भी जोड़ते हैं, है ना EM। तो ऐसे इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसके नाम में IUM भी जोड़ना है। तो देखो इसको शॉर्टकट नेम भी क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल U पहला चुरा लो, इसका कैपिटल N, सॉरी इसका N चुरा लो, और इसका क्या चुरा लो B, और लास्ट में क्या जोड़ दो IUM, तो बेटा इसका नाम ये हो जाएगा UNB IUM। समझ गए बेटा, इस तरीके से आप किसी का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। अब आता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहता है कि बोलता है कि जैसे लिथियम है, तो जो लिथियम का डायगोनल बनेगा, जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वही उसकी डायगोनल वाले की प्रॉपर्टी सेम होंगी, और वो किस किस के फॉर्म में आ सकती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अपॉन साइज। चार्ज अपॉन साइज की जो प्रॉपर्टी है वो अगर लिथियम की, जो लिथियम का डायगोनल होगा तो बेटा वो उसकी प्रॉपर्टी भी उसी की तरह काम करेगी जैसे कि लिथियम की काम कर रही है। तो जैसे लिथियम का डायगोनल कौन चलेगा, देखो लिथियम का डायगोनल कौन जाएगा, लिथियम के Mg, और बेरिलियम का कौन आएगा, एल्यूमिनियम। तो इसका डायगोनल ये है, तो बेटा जो लिथियम की प्रॉपर्टी होंगी वही किसकी होंगी बेटा बोलो, मैग्नीशियम की होंगी, और जो बेरिलियम की होंगी वही एल्यूमिनियम की होंगी, और इनका आयनिक रेडियस भी ऑलमोस्ट क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। तो कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए चार्ज अपॉन साइज की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी सिमिलर होगी, तो जैसे उसमें नाम बोल देगा लिथियम, तो लिथियम किसके सिमिलर आएगा, Mg के सिमिलर आएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और नए टॉपिक में। तो अब हम बात करेंगे इसमें ऑर्डर ऑफ रेडियस। देखो सबसे ज्यादा रेडियस किस में देखी गई है, वंडरवाल में, और वंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा होती है नोबल गैस की। वंडरवाल रेडियस क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है, एक मॉलिक्यूल यहां है, एक मॉलिक्यूल यहां है, दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा, मतलब इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स होना चाहिए, और वीक वंडरवाल फोर्स तभी होगा इन दोनों के बीच में जब इनका अट्रैक्शन कम होगा। तो अट्रैक्शन का मतलब है खत्म हो जाना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए। तो ये जितना दूर रहेंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा रहेगा, तो वंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा। और मेटालिक रेडियस जो बनती है वो सरफेस से टच होकर बनती है, जैसे मेटल है, ये भी मेटल है, इन दोनों मेटल को मैंने ऐसे टच कर दिया सरफेस से, तो ये मेटालिक रेडियस होगी। अब कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, जो एक दूसरे के अंदर घुस जाए, ओवरलैप कर ले। तो बेटा ओवरलैप करेगा, जैसे एक एटम ये है एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस जाएगा,
तो ये ओवरलैपिंग होगी, जो ओवरलैपिंग से होगी तो रेडियस और कम हो जाएगी। तो तीनों में अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो वंडरवाल सबसे ज्यादा, उसके बाद मेटालिक, सबसे कम कोवेलेंट। और वंडरवाल का अगर एग्जांपल पूछेगा तो नोबल गैस का कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो। आयनिक रेडियस, अब आयनिक रेडियस का जो क्वेश्चन है बेटा, आयनिक रेडियस किसके साथ, रेडियस है, ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है रेडियस भी बढ़ेगी। तो रेडियस किस पर डिपेंड करती है, साइज। अब जहां जहां साइज बढ़ सकता है वो फैक्टर देख लीजिएगा, और वहां जहां रेडियस साइज बढ़ेगा वहां रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी केस आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो इसकी मैंने डायरेक्ट ट्रिक लिखी बेटा। ट्रिक क्या करना है, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, इससे ज्यादा आपको कुछ दिमाग में नहीं लगाना है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव करना है। अब देखो ये पहली कंडीशन बोल दी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सारे के सारे उसमें क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, 10, 10, 10, 10, लेकिन यहां पर ब्रोमीन के पास उसका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, उसके ऊपर एक माइनस भी है। तो इसका जो भी एटॉमिक नंबर है, एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट इसका जो भी सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, समझे, तो इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो बेटा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए देखना है, तो इन दोनों से पहले क्या देखना है आपको, साइज। अब साइज सबसे ज्यादा किसका हो गया, ब्रोमीन का, तो बेटा इसमें आपका जो H है वो सबसे आगे आ जाएगा। अब पहला फैक्टर जीत गया। अब पहले के बाद सबके इलेक्ट्रॉन देखो 10 10 10 10 हो गए, तो इनमें देखो सबसे ज्यादा माइनस किसके पास है, तो माइनस किसके पास है, ए के पास। ए के बाद कितना आएगा बेटा आपका, ए के बाद पीछे कौन आएगा, बी, बी के पीछे कौन आएगा, सी। अब सी के बाद देखो इस पे प्लस सबसे ज्यादा, प्लस सबसे कम होना चाहिए, तो बेटा सबसे कम इसके पास है, उसके ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला आ जाएगा डी, और डी के पीछे ई, और ई के पीछे कौन आ जाएगा बेटा, एफ। ये आपका आयनिक रेडियस का ऑर्डर हो गया, समझे बेटा, इस तरीके से। अब इसके बाद आता है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव माइनस इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, सिग्मा क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आपसे पेपर में यूं भी पूछा जा सकता है कि बताइए स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो याद रखना बेटा सबसे ज्यादा वो एस में देखने को मिलता है, और सबसे कम कहां मिलता है, एफ। और एफ के अंदर आपने पढ़ा होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और जहां लेंथेनॉइड और एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से आपका जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, शील्डिंग इफेक्ट की कम हो जाती है, और वहां साइज कांस्टेंट हो जाता है। तो वही बात है बेटा, देख लो, ठीक है। तो जहां जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वहां ऑटोमेटिक शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, जहां शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा वहां आपका जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे सोडियम 11, इसको पूछा सोडियम 11 का जेड इफेक्टिव की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो याद रखना जो nth सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके लिए 0.3 शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू यूज करेंगे। अगर n-1 सेल में जा रहा है तो कितना, 0.85 यूज करेंगे, और n-2 में जाएगा तो 1 या बला बला उसके आगे जितने भी हैं सबके लिए 1। अब जरा इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, सोडियम 11 का 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो इसको बोलेंगे nth सेल, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचता है लास्ट को, nth। अब देखो ये दोनों 2, 3 से 2 आ गए, इसको बोलेंगे n-1। अब 3 से देखो बेटा ये 2 से 3 से 2, 2 से फिर 1, इसको बोलेंगे n-2। क्या बोलेंगे बेटा इसको, n-2। समझे मेरी बात को। अब देखो इसमें क्या करना है बेटा, इसके लिए तुम्हें जो वैल्यू यूज करनी 1 इंटू 2, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें, 2। इसमें कितने बेटा, 6 और 2 8, 8 को मल्टीप्लाई करो कितना, 0.85। अब देखो इसमें, और याद रखना बेटा जब हम किसी nth मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम क्या निकाल रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट, तो लास्ट वाली सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को हम माइनस करके लेते हैं। तो बेटा इसमें पहले से एक है, अगर एक इसमें से माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू 0.35, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दो। अब इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर लो, इनको सबको ऐड कर लेते हैं। ये किसकी वैल्यू बन जाती है बेटा, सिग्मा की। बेटा देखो सबके सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, अब सिग्मा की वैल्यू को यहां पुट कर दो, किसमें, इसमें, और जेड की वैल्यू क्या है, एटॉमिक नंबर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। 11 में से आपका जो भी सिग्मा है उसको माइनस कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कर सकते हो, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, कर सकते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स आपसे जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इनको नोट कर लेना। शॉर्ट ट्रिक से बनाए हैं सारे नोट्स बेटा पॉइंट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पीरियड 1 को हम क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा बोलते हैं, और उसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2। सेकंड वाले पीरियड को शॉर्ट बोलते हैं, देखो ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्ट है, शॉर्ट में 8, फिर थर्ड वाले को भी शॉर्ट बोलते हैं, इसमें भी 8, फोर्थ वाले को लॉन्ग, लॉन्ग में 18, फिर फिफ्थ वाले को लॉन्ग 18, और बेटा सिक्स वाले को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट 32, और इसके बाद वाला भी लॉन्गेस्ट आता है, लेकिन उसमें एलिमेंट्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए जिस हिसाब से ये जिस टाइम मोजले ने इसको बनाया था, तो उसमें बुला बुला करके उन्होंने डॉट डॉट लगा दिया था, तो अगर आते रहेंगे तो उसमें ऐड होते रहेंगे। उसके बाद क्या था, टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट कितने बेटा, इसमें टोटल है 14, कितने बेटा एस के 14। फिर पूछ सकता है एफ के कितने बेटा, 14,
14 कैसे, 14 लेंथेनॉइड और 14 एक्टेनॉइड, दोनों को ऐड करो 28 हो गया। इनर्ट गैस में टोटल, इसको इनर्ट गैस को बोलते हैं जिसका nth सेल क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना, जीनोन, ये सब नोबल गैस है। ये कहता है नॉर्मल। उसके बाद इसमें क्या आता है बेटा, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो कहता है कि जनरली हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, बट एक्सेप्ट टू नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस को इसमें हमें कंसीडर नहीं करना है। दैट मींस नॉर्मल जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं बेटा तो वो इनर्ट गैस के अंदर पहुंच जाएंगे। उसके बाद कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं बेटा वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, या फिर उनको हम n-1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिनके इलेक्ट्रॉन n-1 सेल में जाते हैं और वो इनकम्प्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। जैसे जिंक और कैडमियम, मरकरी, इनको बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं होती है। तो D10 होने की वजह से इनके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं होती है, इसलिए इस सीरीज को हमने किससे बाहर कर दिया बेटा, बोलो ट्रांजिशन से। उसके बाद कहता है इनर ट्रांजिशन। देखो इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इनर ट्रांजिशन को n-1, तो इनर को क्या बोलेंगे, n-2, याद कर लोगे। और n-2 में सारे f ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं जिनको हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बोलते हैं। बट कहता है टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स एक नया वर्ड आया बेटा। टिपिकल एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन इनको जनरली जो कंसीडर किया जाता है वो थर्ड पीरियड वालों को कंसीडर किया जाता है। तो थर्ड पीरियड में कौन होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए। जी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोवेलेंट रेडियस की बात करता है 3D सीरीज में। तो जैसा आप देख सकते हो बेटा 3D सीरीज के अंदर 3 एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो स्कैंडियम से और आप Mn तक आओगे एक अलग ऑर्डर है, आयरन से निकल तक जाओगे एक अलग ऑर्डर है, और आप कॉपर और जिंक के अंदर जाओगे एक अलग ऑर्डर है। ये ऑर्डर किसके बेस पे आया था, कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे आया था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कहता है कि जनरली अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो साइज घटता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो वही ट्रेंड को फॉलो किया कि लेफ्ट टू राइट साइज घट रहा है, तो सबसे ज्यादा साइज किसका हो गया, स्कैंडियम का। तो शील्डिंग इफेक्ट भी किसका ज्यादा हो गया, स्कैंडियम का। तो जनरल ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे देखा आयरन और निकल, कोबाल्ट, इनमें ऑलमोस्ट जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू थी वो शील्डिंग इफेक्ट के ऑलमोस्ट क्या आ रही थी, सेम। तो इसमें साइज का ऑर्डर और शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर दोनों का क्या आ गया, इक्वल टू सेम हो जाएगा। अब उसके बाद देखा कॉपर और जिंक में, देखा कि कॉपर और जिंक में जिंक का यहां पर जो है शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा आया और कॉपर का कम आया। और हमने पढ़ा है कि जहां शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है वहां साइज की वैल्यू ज्यादा होती है। तो बेटा प्लीज इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये तीनों एक्सेप्शन आपसे पूछा जा सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आयरन का जो साइज है वो किसके सिमिलर होगा। तो ऑप्शन में कहीं कोबाल्ट लिखा होगा या फिर निकल या फिर बोथ भी लिखा हो सकता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं जनरली 3D तीनों सीरीज की बात करते हैं। अगर तीनों सीरीज में जनरली आपसे पूछा जाए तो क्या साइज का ऑर्डर होगा, तो जैसे हम बात करते हैं जनरली जो ऑर्डर बेटा, कहीं कोई एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जनरली आपको ये ट्रेंड याद रखना है कि जब हम 3D से 4D जाते हैं, 4D से 5D, तुम जितना ज्यादा नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, और जितना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता चला जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा, और जितना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो उसका साइज क्या होने लगता है, कॉन्स्टेंट। तो याद देखा 3D से 4D जनरली साइज नीचे को बढ़ता है तो बढ़ा, लेकिन 4D और 5D के बीच में जाके कांस्टेंट हो गया। तो याद रखना बेटा 4D और 5D के बीच में आपका लेंथेनॉइड वाला जो पार्ट की वजह से दोनों का साइज सिमिलर हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऑर्डर जेड इफेक्टिव के लिए पूछा जाए, किसके लिए पूछा जाए, जेड इफेक्टिव या आयनाइजेशन एनर्जी, तो देखो इसमें अलग ऑर्डर आ रहा है। 5D में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, उससे कम किसमें मिलेगा 4D में, और सबसे कम किसमें मिलेगा बेटा 3D में। ये बात रखे, याद रखना, ये साइज के लिए ऑर्डर है और ये जेड इफेक्टिव या फिर आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ऑर्डर है। फिर आपसे पूछ सकता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ती है, जनरली अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तब भी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और एनर्जी होती क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसा कि देख सकते हो एम में से एक प्लस निकाला तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको एक इलेक्ट्रॉन करके निकालते हैं। बेटा याद रखना कभी भी हम एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, सिंगल करके हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। एक निकालेंगे तो एक आयनाइजेशन, दो निकालेंगे दो, फिर तीन निकालेंगे तीन, फिर चार निकालेंगे तो चार। फिर ऐसे कहता है कि अगर हम पीरियड ग्रुप में जाते हैं तो जनरली घटती है, लेकिन कहां एक्सेप्शन बनेगा वो हम सब चीजें देखेंगे।
फिर कहता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, अभी कुछ समय पहले हमने आयनिक रेडियस का ऑर्डर पढ़ा था, आयनिक रेडियस की जगह बस आयनाइजेशन एनर्जी कर दो, तो बेटा उसको अगर रेडियस में तुम्हें साइज को बढ़ाना है तो यहाँ साइज को कम करना है, तो साइज कम कैसे करो, उल्टा कर दो, प्लस अपॉन नेगेटिव कर देना, आंसर आपका वही हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम प्लस पे देखो सबसे ज्यादा चार्ज है, तो प्लस जिस पे ज्यादा होगा उस पे, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात है। अगर इनके अलावा कोई और मेटल होता तो उसका साइज देखते, क्या इनसे भी कम है, अगर इनसे भी कम होता तो उसको और आगे रख देते। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो चार्ज देख लीजिएगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसको सबसे पहले रखा जाएगा, जिसपे नेगेटिव ज्यादा होगा उसको सबसे पीछे रखा जाएगा। उसके बाद कहता है कि बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, फर्स्ट, वन का मतलब फर्स्ट, इनर्ट गैस, याद रखना बेटा, नोबल गैस की सबसे ज्यादा होती है। फिर कहता है मिनिमम किसकी है, तो मिनिमम किसकी है, एल्कली मेटल। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएंगे, डायरेक्ट पूछेगा, फिर बोलेगा मैक्सिमम आयनाइजेशन सेकंड पूछ रहा है, तो देखो सेकंड में कौन जीत गया, अब सेकंड वाले में बेटा आपका नोबल गैस भी हार गया और आपका एल्कली मेटल जीत गया। क्यों, जैसे ही सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है वो नोबल गैस बन जाता है, तो नोबल गैस की स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा हो जाएगी किससे, नोबल गैस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। ठीक है, अब ये कहता है मिनिमम, अब मिनिमम किसकी होती है बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल, याद रखना सबसे सेकंड मिनिमम किसकी होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इनको याद रखना। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम बोलते हैं गेन एंथैल्पी, मतलब किसी की आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जैसे मैंने एक मेटल के अंदर ये कोई भी एलिमेंट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा MiA1, अब ऐड किया, अब ये कहता है कि बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर अफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव। याद रखना किसी की सेल के अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ऑलवेज वो अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में दिखाएगा, मतलब उसका जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव में जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑर्डर भी पूछ सकता है कि बताइए मेरे पास 3 एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट को मैंने 3 बार इलेक्ट्रॉन दिए, एक बार एक दिया, फिर दूसरी बार दूसरा दिया, तीसरी बार तीसरा, और ऑर्डर पूछ रहा है कि बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर किसका होगा। तो याद रखना फर्स्ट वाले का ही एक्सोथर्मिक होगा, बाकी में सब में एंडोथर्मिक एनर्जी दी जाएगी, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए, और ये नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू आती है, तो -1 वाले की होगी, बाकी सबकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ध्यान रखोगे बेटा। तो अब बात करते हैं जर्नली, लेफ्ट टू राइट ये भी जर्नली बढ़ती हुई दिखती है, ये भी टॉप टू बॉटम देखो बेटा वही आयनाइजेशन एनर्जी की तरह घटती हुई दिखती है। लेकिन आपसे पूछेगा कि मिनिमम किसकी होगी, तो याद रखना जिसका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी सबसे कम होगी, हाफ फील्ड की उससे कम, और बेटा पार्शियली फील्ड की उससे भी कम होगी। तो सबसे ज्यादा कम किसकी होगी, फुल फील्ड, क्योंकि फुल फील्ड में इलेक्ट्रॉन हम ऐड नहीं कर सकते। तो याद रखना बेटा, देखो हमने एक ऑर्डर लिखा IA1 का, देखो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, पार्शियली की सबसे ज्यादा होती है और फुल फील्ड की सबसे कम। तो याद रखना बेटा, हाईलाइट कर लेना, ये पेपर में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुछ भी टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बोलेगा कि बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी कम है। कुछ मैंने ऑर्डर भी लिखे और पूछा जा सकता है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है बेटा क्लोरीन की, और कुछ ग्रुप के अंदर भी पूछ सकता है टॉप टू बॉटम, तो मैंने बोला घटती है। लेकिन याद रखना बेटा फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की ज्यादा होती है, बाकी सभी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप घटता है। क्यों, इनमें ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा क्लोरीन का जो साइज है एज कंपेयर टू फ्लोरीन अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा साइज का फैक्टर नहीं आता, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो अपने रिपल्सन को ये मिनिमम कर लेता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने आप को स्टेबल कर लेता है। लेकिन जैसे आप ब्रोमीन के अंदर डालोगे तो इसमें साइज का फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेने में इसको ज्यादा दिक्कत होगी, समझे। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा तो स्टेबल होने में इसको दिक्कत होगी। तो इसीलिए फ्लोरीन के पास ऐसा क्यों होता है, फ्लोरीन भी ले सकता है, फ्लोरीन जैसे एक लेता है तो इसका साइज छोटा है और पहले से इसका जो स्पेस था वो सारा ऑक्यूपाई हो गया, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा। तो जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन रखने में दिक्कत ज्यादा होगी, दिक्कत होगी तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्लोरीन की बढ़ जाती है। इसी तरीके से सबके अंदर वही घटना होती है, इसी तरीके से ट्रेंड को याद रखना। यहां तक बेटा जितनी भी चीजें लिखवाई हैं सारी याद रखना। कल हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो भी बचा हुआ पार्ट है वहां डिस्कस करेंगे। इसको बेटा अच्छे से तैयार कर लेना, पढ़ लेना। मैं कहता हूं यहां से आपको बेटा एक ना एक, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन। यहां से एक नए क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अच्छे से तैयार कर ले, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर ले। कोई दिक्कत परेशानी आती है बेटा कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। थैंक यू।